Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is a quote which reads something like this: Constitution is not mere a lawyer's document. ये जो टॉपिक है दिस कुड बी यूजफुल फॉर एसे राइटिंग एट द सेम टाइम यूजफुल फॉर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो पूरा पूरा जो कोट है दैट रीड समथिंग लाइक दिस: कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. This quote was given by Dr. B.R. Ambedkar. ये कोट किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है वो देखेंगे. लेकिन इस कोट के बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं हाल फिलहाल में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो पहले देख लेते हैं. देखिए, कल का दिन 26 नवंबर था और इस दिन को हमारे देश में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन को इन 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था. वो बात अलग है कि इसको अडॉप्ट किया था हमने 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन बन करके तैयार हुआ था. प्रियम्बल में भी देख सकते हैं जो लास्ट पैराग्राफ है, इट रीड समथिंग लाइक दिस: in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Means this day marks the completion of constitution of India. तो संविधान के इस तारीख को बनने के बावजूद भी इसको क्यों 26 जनवरी तक होल्ड किया गया इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके भी पीछे की हिस्ट्री है, आपने बेसिक हिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा. 26 जनवरी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेट था. तो इस दिन को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने फैसला किया कि इसी दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे और इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे की तरह मनाएंगे. 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था 1930s में, तो उस कारण से दिस इज इम्पॉर्टेंट. बाकी लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो मुद्दा यह है कि कल था नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये कोट आया है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन. इस कोट को अगर आप पढ़ेंगे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया है तो आपको समझ आएगा कि बी आर अम्बेडकर साहब कहना चाह रहे हैं कि संविधान के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो हमेशा ही रिलेवेंट रहेंगी. सो दिस कोट: कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज व्हीकल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट, इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज. मतलब इट विल few ideas of the constitution will always remain pertinent and significant in administration of India. तो क्यों ये बात कही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, वो भी जरा समझते हैं. ये बात कही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने while a debate going on in the Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस चल रही थी रिगार्डिंग अमेंडमेंट प्रोसीजर की अमेंडमेंट कितना रिजिड होना चाहिए या कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है. क्योंकि अगर इजीली अमेंडमेंट हमने अलाउ कर दिया तो फिर संविधान पूरी तरह से बदल जाएगा. आने वाले जो सक्सेसिव पार्लियामेंटेरियंस हैं वो संविधान को पूरी तरह से चेंज भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने उसको पूरी तरह से रिजिड बना दिया देन ऑल्सो देयर विल बी प्रॉब्लम. द कॉन्स्टिट्यूशन माइट नॉट बी एबल टू लिव टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कमिंग जनरेशन. सो दिस वाज द डायलेमा इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. दिस डायलेमा वाज वेदर टू मेक अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या करना था, अमेंडमेंट के प्रोसीजर को काफी डिफिकल्ट कर देना था. उससे क्या होता कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम संविधान हमारा आउटडेटेड हो सकता था. आने वाली जनरेशन्स के नीड के हिसाब से उसको अगर उसमें चेंजेस ना ला पाए तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ये समस्या थी. बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या करना था कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर काफी सिंपल कर देना था. उसमें समस्या ये थी कि देन the document that is the constitution would become susceptible to changes on the whims of legislators. आने वाली जो सरकारें हैं अपनी मर्जी से पूरे संविधान को बदल सकती थी. तो ये डायलेमा फेस कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. उसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने एक कोट दिया कि देखिए कुछ आइडियाज तो ऐसे हैं संविधान के जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनको हमेशा ही रिटेन किया जाना चाहिए. इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज, इट मस्ट बी रिटेन्ड. बट एट द सेम टाइम अंबेडकर साहब इस बात को भी समझते थे कि अगर संविधान को अमेंड न किया गया विथ टाइम एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ कमिंग जनरेशन देन कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ वे टू रिजिड डॉक्यूमेंट which will have a
challenge of becoming an outdated one, not able to live up to the expectations of the coming generation. तो इसी कारण से एक तरफ अंबेडकर साहब चाहते थे कि संविधान की कुछ बातें परमानेंटली रहें, but at the same time he had also seen Irish, Canadian, Australian कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे उन्होंने देखा कि कुछ कुछ मुद्दों में अमेंडमेंट का प्रोसीजर काफी सिंपल कर दिया गया था ताकि आने वाली जनरेशन के हिसाब से चीजें बदली जा सके। तो इन तीनों संविधानों को पढ़ने के बाद अंबेडकर साहब और बाकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, दे अराइव्ड एट दिस आइडिया कि ऐसा करते हैं कि अमेंडमेंट का एक प्लेन तरीका ना रख के तीन अलग अलग तरीके अडॉप्ट करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोविजंस। और यहीं से फिर आया थ्री डिफरेंट वेज ऑफ चेंजिंग और अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला आपको पता है, सिंपल मेजॉरिटी से भी संविधान की कुछ बातें बदली जा सकती हैं, विच डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368। तो फ्यू आर्टिकल्स और सेट ऑफ आर्टिकल्स कैन बी चेंज बाय सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, but then under article 368, if some changes have to be brought in the constitution, it can be brought only through special majority, that is 2/3 majority। और उन मुद्दों में जो फेडरल नेचर के हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, उन मुद्दों में स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, दैट इज 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही इन द पार्लियामेंट। एट द सेम टाइम रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए। इस तरीके से तीन अलग अलग तरीके अडॉप्ट किए गए इन ऑर्डर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जिन मुद्दों में बहुत ज्यादा कोई चिंता का विषय नहीं था उनमें सिंपल मेजोरिटी, जिनमें ज्यादा कुछ गंभीरता से डिस्कशन की जरूरत थी उस पर स्पेशल मेजोरिटी, और जिनमें फेडरल फीचर्स भी थे उनमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो आइडिया है कि संविधान की कुछ चीजें इजीली अमेंड हो सकें जबकि कुछ चीजें हमेशा रिटेन रहें, उस आइडिया को ही आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अलग तरीके से ही बोला इन केशवनंद भारती केस 1973, व्हेन सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि कुछ चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी चीजों को आप बदल सकते हैं। सो इन केशवनंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट सेड कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, but few provisions of the constitution which are basic structure of the constitution cannot be amended. This is what supreme court said in केशवनंद भारती केस। तो आप कह सकते हैं कि केशवनंद भारती केस में जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, दैट indirectly hinted कि some part of the constitution are flexible while other are rigid, which our constitution maker also intended to, and that is why they had different set of amendment procedure for different parts of the constitution। तो I hope you are able to see the linkage between the two। So आप हमारे संविधान के अलग अलग सेलियंट फीचर्स पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के क्लासेस में, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप एंड ऑल। उसमें ये जो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, इट कम्स फ्रॉम दीज प्रोविजंस ओनली। फ्लेक्सिबिलिटी आती है क्योंकि अमेंडमेंट प्रोसीजर है, कुछ कुछ चीजें तो बड़ी आराम से अमेंड हो सकती हैं, कुछ कुछ चीजों के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, बट रिजिडिटी है दैट कम्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते। एट द सेम टाइम फॉर फ्यू अमेंडमेंट्स देयर इज वेरी डिफिकल्ट मेथड ऑफ अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो अमेंडमेंट का अलग अलग जो प्रोसीजर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, दैट इंश्योर्स कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टॉपिक बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, यहाँ पे हिंट्स भी मैंने दे रखा है जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज prelims practice question on this particular topic. You can attempt this question and submit the answer in the comment section. This is the board work. Mug up the quote. It can be useful in essay writing also. Context क्या था? 26 नवंबर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। This quote highlights that some ideas of the constitution will always remain significant, but at the same time, our constitution makers wanted to give flexibility in order to incorporate changes in the constitution as per changing needs। और इसी कारण से फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों को इंश्योर कराने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तीन अलग अलग तरीकों का अमेंडमेंट का प्रोसीजर अपनाया, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट्स। दिस ऑन फेडरल प्रोविजंस, फेडरल मैटर्स में ये तीसरा वाला अमेंडमेंट चाहिए होता है। दीज टू कम अंडर आर्टिकल 368। ये जो आइडिया है ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट दैट वाज टेकन
by studying Irish, Canadian, and Australian constitution. So these features ensure that our constitution remains partially flexible and partially rigid. And similar ideas have been given or been used in case of Nand Bharti judgment 1973, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट तो अलाउ किया, but at the same time it said कि the parliament cannot alter the basic structure of the constitution. The next article is about consequences of terror attack on India on 26/11. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, also important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. तो कल का दिन 26 नवंबर एक मायनों में और इम्पोर्टेंट है। 15 साल पहले 2008 में इंडिया के ऊपर एक मैसिव टेरर अटैक हुआ था मुंबई के अंदर। तो इन दौरान इस 26/11 के टेरर अटैक के बाद इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्रोच किस तरीके से बदले हैं वो देखेंगे विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल। एट द सेम टाइम हमने इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या बदलाव किए हैं आफ्टर दिस अटैक वो भी देखेंगे। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी इंडियाज चेंज अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस आफ्टर 26/11 टेरर अटैक इन 2008। तो ये जो 26/11 वाला टेरर अटैक था, इसमें सबसे एक नई बात ये हुई कि इस बार इंडिया वाज सक्सेसफुल इन प्रूविंग पाकिस्तान एज ए परपिट्रेटर। ये जो टेरर अटैक हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है। अदरवाइज इसके पहले तक पाकिस्तान अपने आप को भी एक टेरर या टेररिज्म का विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट करता था और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंडिया को ब्लेम करता था फॉर टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान। तो ये नकाब जो है, ये जो पाकिस्तान का सही चेहरा है वो एक्सपोज हुआ, ये नकाब इंडिया ने हटाया by proving this time after this 2008 terror attack. India gave credible evidence to world community that how Pakistan's ISIN military were behind this terrorist attack in India. तो उस टाइम से फिर पाकिस्तान को हमने एक बार के लिए प्रूव कर दिया एज अ सॉइल विच एमिनेट्स टेररिज्म, अ सॉइल दैट ब्रीड्स टेररिज्म। उसके अलावा हुआ क्या था कि जो 26/11 वाला टेरर अटैक था दैट वाज ग्लोबल इन नेचर, क्योंकि अलग अलग देशों के लोगों की डेथ हुई थी इस टेरर अटैक में। स्पेशली एवरी G7 कंट्री हैड ए विक्टिम, सो दिस कुड बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल अटैक ऑन इंडियन सॉइल। उसके बाद से आप देखेंगे कि टेररिज्म के मैटर पे यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज हैव साइडेड विथ इंडिया। उसके बाद से आप देखेंगे कि इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बढ़ी है और पाकिस्तान से यूएस ने अपने आप को धीरे धीरे दूर किया है। ये सब चीजें हुई हैं आफ्टर दिस 26/11/2008 टेरर अटैक ऑन इंडिया। लेकिन इसका एक निगेटिव आउटकम भी हुआ है। जब यूएस पाकिस्तान से धीरे धीरे दूर जाने लगा है तो पाकिस्तान चाइना एक्सिस बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग, और पाकिस्तान चाइना एक्सिस, चूंकि पाकिस्तान से यूएस दूर जाने लगा, यूएस स्टार्टेड टू अलाइन विथ इंडिया, so that led to coming closer of Pakistan and China, and Pakistan and China have been using I2 pincer strategy against India. What is this I2 pincer strategy वो भी जरा देखिए। I2 में एक I है वो है इंट्रूजन, मतलब घुसपैठी। तो इंट्रूजन ऑफ टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान साइड एंड इनकर्सन ऑफ चाइनीज आर्मी फ्रॉम चाइना साइड, दिस इज टू I2 पिंसर स्ट्रेटजी। दोनों तरफ से पिंसर की तरह, चिमटे की तरह वो इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस पाकिस्तान एंड चाइना कमिंग क्लोजर has mainly started after 2008 terror attack when India gave a credible evidence, and since then US has been moving away from Pakistan. That has brought these two sides together. इंडिया ने एक पॉलिसी तब से अपनाई है। देखिए, जब 2008 में टेरर अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की सरकार ने फिर इस पे काफी तरीके से सोचा, चर्चा की, और उस टाइम में भारत की सरकार ने डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना सही नहीं समझा, क्योंकि उस केस में फिर इंडिया को जो सिंपैथी मिल सकता था, और उस सिंपैथी की मदद से जो हम पाकिस्तान को आइसोलेट करते वर्ल्ड कम्युनिटी से, वो एडवांटेज हमारे हाथ से छूट जाता। अगर हम भी अटैक कर देते तो देन द एडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ सिंपैथी और सपोर्ट वुड हैव गॉन। इसी कारण से इंडिया ने रादर देन डायरेक्टली अटैकिंग पाकिस्तान adopted a strategy of practicing restraint and proving Pakistan as a terror breeding country, or India started to bring or come closer to Arabic countries, especially Saudi Arabia, with a goal of isolating Pakistan. तो 2008 से भारत की एक पॉलिसी रही है, वो है पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना वर्ल्ड कम्युनिटी में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद से धीरे धीरे सार्क
को हमने अबैंडन करना शुरू किया। बट ये जो आइसोलेट पाकिस्तान स्ट्रैटेजी है, इसको ज्यादा कंक्रीट या इफेक्टिव तरीके से मौजूदा सरकार ने अपनाया, वो भी आफ्टर उरी अटैक इन 2016। तो ये सब तो बात हो गई इंटरनेशनल रिलेशंस की। अभी मुंबई टेरर अटैक के बाद हमने इंटरनल सिक्योरिटीज में क्या क्या बदलाव किए हैं वो भी जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी रिवैम्प। देखिए, जो टेरर अटैक हुआ था उसमें जो टेररिस्ट थे दे केम फ्रॉम सी रूट ओनली, और सी रूट से वो आ पाए क्योंकि करप्शन के इश्यूज थे। कुछ ऑफिसर्स को, खासकर कोस्ट गार्ड्स के ऑफिसर्स को ब्राइब कराया गया बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और इस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप्स वर एबल टू लैंड ऑन मुंबई सॉइल। तो इसके बाद से मैरीटाइम सिक्योरिटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई पोस्ट 2611 टू इंडियन नेवी। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को काम दिया गया कि वो कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करेंगे बिटवीन नेवी एंड मरीन पुलिस ऑफ डिफरेंट कोस्टल स्टेट। तो कोस्ट गार्ड्स को काम दे दिया गया कि अब आप कोऑर्डिनेशन करें, एंड दैट टू इन टेरिटोरियल वाटर, दैट मीन्स 12 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम द कोस्ट, वहां तक आप कोऑर्डिनेशन करें बिटवीन नेवी एंड कोस्टल पुलिस। बट मोस्टली द responsibility of maritime security was given to Indian Navy. One big change. दूसरा, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की मल्टी एजेंसी सेंटर को डेवलप किया गया, स्ट्रेंथन किया गया। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसका काम है हमारे देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर कराना, रॉ का काम है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देखना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है इंटरनल सिक्योरिटी को देखना। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मल्टी एजेंसी सेंटर स्ट्रेंथन की गई इन ऑर्डर टू एक्सचेंज इंटेलिजेंस बिटवीन सेंट्रल एजेंसीज एंड आर्म्ड फोर्सेज एज वेल एज स्टेट पुलिस। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो की मल्टी एजेंसी सेंटर बनाई गई। यूज ऑफ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, एक नई तरह की सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी लाई गई है कोस्टल एरिया में, जिसका नाम है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसमें कैसा है कि 20 मीटर या उससे बड़े जो वेसल्स हैं उनके अंदर एक AIS चिप लगा होना चाहिए, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम चिप लगा होना चाहिए, जिसकी मदद से हमारे जो कोस्टल इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पहले ही डिटेक्ट कर लें कि कौन कौन सा तरह का शिप हमारे कोस्ट की तरफ आ रहा है। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नाम का सर्विलेंस टेक्नोलॉजी लाया गया पोस्ट 2611। इसके अलावा कुछ कानून में बदलाव किए गए। UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, पहले से था लेकिन इस कानून को और ज्यादा मजबूत बनाया गया, और इसमें टेररिज्म को कर्ब करने के नए नए प्रोविजंस ऐड किए गए कि टेररिज्म की एक अलग से डेफिनेशन दी गई, और टेररिज्म को रोकने के लिए UAPA में नए नए प्रोविजंस लाए गए। उसके अलावा लाया गया एक नया कानून, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, NIA। NIA was developed as a truly federal agency for terror related cases। देखिए, NIA को जैसा कि मैंने आपको बताया 2611 टेरर अटैक के बाद लाया गया एज ए रिजल्ट ऑफ NIA एक्ट 2008। NIA एक्ट का काम क्या है? इसके अंतर्गत एक एजेंसी बनाई गई NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पहले प्री 2008 टेरर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती थी वो भी इन्वेस्टिगेट की जाती थी बाय पुलिस और CBI। बट CBI आपको पता है, CBI को स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन लेने होते हैं, प्रायर अप्रूवल लेना होता है। तो CBI वाज नॉट ए ट्रूली फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, और CBI को और भी कई सारे इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेज रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं। तो मुद्दा यह है कि 2008 से पहले तक टेरर रिलेटेड मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई सेपरेट फेडरल एजेंसी नहीं थी। इसीलिए 2008 में NIA एक्ट लाया गया और एक अलग से एजेंसी बनाई गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके अंतर्गत स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए, NIA कोर्ट्स, जिनका मकसद है टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करना एंड टाइम बाउंड फैशन में इसको रिजॉल्व करना। NIA हेड जो है इज NIA इज हेडेड बाय ए डायरेक्टर जनरल, जिनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। NIA का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, बट इसके अलग अलग ब्रांचेज भी हैं इन डिफरेंट प्लेसेस इंक्लूडिंग गुवाहाटी।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये है दो मेजर चेंजेस आफ्टर टेरर अटैक ऑन 26/11। चेंज इन द अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस, हमने पाकिस्तान को प्रूव किया एज परपेट्रेटर। दूसरा, यूएस एंड वेस्ट अलाइंड विथ इंडिया ऑन टेरर इश्यूज, लेकिन उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, पाकिस्तान चाइना ग्रोइंग एक्सेस स्ट्रॉन्गर लीडिंग टू I2 पिंसर स्ट्रेटजी, पाकिस्तान साइड से इंट्रूजन, चाइना साइड से इंकर्जन। और उसके अलावा इंडिया अडॉप्टेड स्ट्रेटजी ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान, इंडिया स्ट्रेंथन इट्स कोऑपरेशन विद गल्फ कंट्री। सिक्योरिटी चेंजेस में नेवी वाज गिवन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोस्ट गार्ड्स वेर गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन विद मरीन पुलिस इन टेरिटोरियल वाटर। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर स्ट्रेंथन किया गया। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर एनी वेसल दैट इज 20 मीटर और लॉन्ग अप्रोचिंग इंडियन कोस्ट। UAPA Act was strengthened for terror-related cases and NIA Act led to a special agency NIA to investigate terror cases. Earlier terror cases were investigated by CBI. The next article is about CERT-In exempted from RTI. This topic is important from our syllabus GS paper 3 cyber security point of view. देखिए CERT-In का full form है Computer Emergency Response Team India. इट इज अ नेशनल नोडल एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। सरल भाषा में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी खतरा होता है किसी भी साइबर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो सर्टिन भारत सरकार की एजेंसी है जिसका काम है रेस्क्यू ऑपरेशन करना। तो सर्टिन को बनाया गया 2004 में अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो आईटी एक्ट को अमेंड करके इस बॉडी को बनाया गया सर्टिन को। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर्टिन का बाकी देश के जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्शन देने के अलावा एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज टू सिक्योर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पीटी पर्सपेक्टिव से। ये एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सर्टिन को है। जब साइबर सिक्योरिटी की बात चल रही है तो एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एक ही मेजर कन्वेंशन है ग्लोबल लेवल पे रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, उसका नाम है बुडापेस्ट कन्वेंशन। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दिस बुडापेस्ट कन्वेंशन। वापस से सर्टिन पे आते हैं। देखिए सर्टिन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं पास्ट में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उसमें से एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखिए, मेंस में काम आएगा। सर्टिन वाज फर्स्ट एजेंसी टू रेस्पॉन्ड in case of a ransomware attack on AIIMS Delhi that happened last year, जिसमें एम्स का पूरा हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई हॉस्पिटल सिस्टम वाज हैक्ड। तो सर्टिन हेल्प्ड इन रेस्क्यूइंग एम्स। करंट न्यूज क्या है? करंट न्यूज सर्टिन से रिलेटेड ही है। भारत सरकार ने सर्टिन को आरटीआई एक्ट से एग्जेम्पशन दे दिया, यानी कि अब सर्टिन के ऊपर आरटीआई एक्ट नहीं लगेगा। सिक्योरिटी एजेंसीज को नॉर्मली एग्जेम्पशन रहता ही है आरटीआई एक्ट से। अब जाकर के टोटल 26 ऐसे इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई एक्ट। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, डीआरडीओ, ईटीसी, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई एक्ट। तो सर्टिन साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इन फैक्ट इट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसको यहाँ ठीक कर लेंगे। क्रिएटेड अंडर आईटी एक्ट 2000, works under Ministry of Electronics and Information Technology, also protects National Critical Information Infrastructure Protection Center. Certin was first to respond in ransomware attack in AIIMS in Delhi in 2022. Current news is Certin exempted from RTI Act. And there is one international convention, that is Budapest Convention. India is not party to it. The next article is about co-seismic ionospheric perturbation. This topic is important from our syllabus GS paper 3 disaster management. Look, अर्थक्वेक जो है वो डेंजरस इसलिए हो जाते हैं और उसमें ज्यादा लॉसेज इसलिए रहते हैं क्योंकि अर्थक्वेक को अभी तक एडवांस में प्रेडिक्ट कर पाना काफी डिफिकल्ट रहा है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी मदद से साइंटिस्ट का क्लेम करना है कि अर्थक्वेक कुड आल्सो बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। तो ये जो टेक्नोलॉजी या जो नए मेथड्स डेवलप हो रहे हैं अर्थक्वेक को एडवांस में प्रेडिक्ट करने के लिए,
उस मेथड का नाम है कोसेस्मिक आयनोस्फेरिक पर्ट्यूबेशन। उसमें होता क्या है, देखिए, जब भी अर्थक्वेक डेवलप होने वाला होता है तो इंटरनल अर्थक्वेक इज व्हाट, बेसिकली शेकिंग ऑफ अर्थ, एंड शेकिंग ऑफ अर्थ हैपेंस बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज रिलीज्ड बाय अर्थ। इंटरनल एनर्जी जब मैसिव तरीके से अर्थ से रिलीज होने वाली होती है, उसकी जैसे थोड़ी सी शुरुआत होती है, जब तक अभी अर्थ पे पूरी तरह से अर्थक्वेक का इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है, उसके पहले ही जब इंटरनल एनर्जी रिलीज होनी शुरू होती है, उसकी थोड़ी सी शुरुआत होती है, तभी साइंटिस्ट का मानना है कि आयोनोस्फेयर में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसका टॉप मोस्ट लेयर है आयोनोस्फेयर, वहां तक बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, because of the internal energy inside the earth, because of the movement of this earth crust, एक acoustic wave निकलता है जो आयोनोस्फेयर में थोड़े बहुत चेंजेस करता है। और इस आयोनोस्फेयर में जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द acoustic waves कमिंग फ्रॉम द earthquake, इसी को नाम दिया गया है कोसेस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्ट्यूबेशन। कोसेस्मिक मतलब, को मतलब अलोंग, सेस्मिक मतलब अर्थक्वेक। तो अलोंग द अर्थक्वेक, जैसे ही अर्थक्वेक आना शुरू होता है, कोसेस्मिक, अलोंग द अर्थक्वेक आयोनोस्फेरिक पर्ट्यूबेशन शुरू हो जाते हैं। और अर्थक्वेक का पूरा पूरा इंपैक्ट फील होने से पहले ही ये आयोनोस्फेरिक पर्ट्यूबेशन को स्टडी करके अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो किसी भी जगह पे अगर 4-5 मिनट पहले भी अगर अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर दिया गया तो दैट इज स्टिल अ मैसिव रिलीफ। 4-5 मिनट पहले भी अगर बता दिया गया तो इंसान भाग के जाके खड़ा हो जाएगा किसी सेफ एरिया पे, राइट। तो दैट 4-5 minutes of breathing space would also be quite useful in saving destruction of life and property in case of earthquake, which is possible as per scientists if we are able to develop this co-seismic, यानी कि along with the earthquake ionospheric perturbation, CIP। यही बातें यहाँ लिखी हैं। अर्थ के ऊपर अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर। अभी जब भी अर्थक्वेक या एनी सेस्मिक एक्टिविटी होती है तो एकॉस्टिक वेव्स जनरेट होते हैं। दीज एकॉस्टिक वेव्स ट्रैवल टिल आयोनोस्फेयर एंड देन there they create perturbation known as co-seismic ionosphere perturbation, and this can be detected to predict earthquake in advance। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, असम सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऐसे तो 2 साल पहले ही अनाउंस हुई थी, एक बार जरा फिर देख लेते हैं। सरकार का गोल है कि कम से कम 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2026 तक हमारे स्टेट में होंगे, जिसमें से 1 लाख 2 व्हीलर्स, 75,000 3 व्हीलर्स एंड 25,000 4 व्हीलर्स होंगे। सरकार का यह भी गोल है कि 2026 तक जितने भी नए व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। और ज्यादातर जो एएसटीसी की बसेस चलेंगी वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी या सीएनजी बसेस होंगी। और धीरे धीरे प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी इनकरेज किया जाएगा कि वो सीएनजी बसेस या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाएं। तो ये है असम सरकार की न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। आज का ये जो आर्टिकल है असम ट्रिब्यून का, इसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए हैं जिनको अगर आप ध्यान रखें तो आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो सकता है कि क्या क्या चीजें कमी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो पहली कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर हमें प्रमोट करना है हमारे स्टेट में तो उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलप करने होंगे कि वैसी गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो उसको ठीक करने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेंटेनेंस की सर्विसेज देने के लिए वी नीड टू डेवलप अप्रोप्रिएट स्किल, देन ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन बी प्रमोटेड। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो भी सब्सिडी या रिबेट दिया गया है दैट इज ओनली ऑन पैसेंजर व्हीकल्स, लेकिन फ्रेट व्हीकल पे भी सब्सिडी या रिबेट दिया जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा प्रमोटेड होंगे। जो भी आ, माल वगैरह ढोने के लिए गाड़ियां होती हैं, जीप वगैरह, ये जो जिसको हम लोग छोटा मोटा टेम्पो वगैरह कहते हैं, उनको भी प्रमोट किया जाए बाय गिविंग अप्रोप्रिएट सब्सिडी या रिबेट, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन बी ट्रूली प्रमोटेड। तीसरा, जगह जगह पे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगाने होंगे इस तरीके के, चाहे वो कॉमर्शियल प्लेसेस हों चाहे रेजिडेंशियल प्लेसेस हों। बिना प्रॉपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोट हो पाना कठिन है। तो ये 3 बातें हैं।
टारगेट तो है 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2026, 25% रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2026। ईएसटीसी की बसेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चले, बट रिकमेंडेशन है कि अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट किया जाए, फ्रेट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रिबेट दिया जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए इन रेजिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल प्लेसेस। मैंग्रोव अलायंस से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड इज करेक्ट। And deep space optical communication experiment will help in relaying spatial data with low level of latency. Absolutely correct. It won't be using radio waves, it will be using lesser infrared waves. So first statement is correct, second is wrong. And केबू लामजाओ नेशनल पार्क ओनली में मिलता है संगाई डियर, ट्रू, इट इज स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सवाल पूछा था विच इज नॉट करेक्ट, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, आंसर करेक्ट आंसर वुड बी डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।